एक बार एक टीचर पढ़ा रहे थे और एक बेटे ने कंप्लेन कर दी कि सर मेरी घड़ी गुम गई है और मिल नहीं रही है। टीचर ने इमीडिएट दरवाज़ा बंद किया, सबको बोला कि आप अपना हैंडकरचीफ आँख पर बांध दो। सब ने बांध दिया। टीचर ने हर एक के पॉकेट को चेक किया और एक पॉकेट से वो घड़ी निकली, उस बच्चे को दे दी। अब जिसके पॉकेट से निकली थी सर, उसकी हालत क्या हुई होगी? एब्सोल्युटली। वो पसीना पोंछ रहा था, पर सर ने कमाल क्या की, उस बात को आगे छेड़ा ही नहीं। किसी को पता नहीं है किसने ली थी, किसी को पता नहीं है, पर वो डाउट में था यार सर ने अभी इंसल्ट नहीं की तो मुझे स्टाफ रूम में बुलाएंगे। पर दिन भी खत्म हो गया, वो भी नहीं हुआ। अब इस बात को साल बीत गए और एक फंक्शन में वो बेटा जिसने चोरी की थी वो अपने उसी गुरुजन से, टीचर से मिला, पाँव छुए, सर पहचाना मुझे? तो क्या नहीं बेटा, तो कि वो एक बार मैंने चोरी की थी, घड़ी चुराई थी, आपने सबके आंख पर पट्टी लगाई थी और फिर मेरे जेब से निकली थी। और सर मैं बहुत एक डर में था कि आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, मेरे मम्मी पापा को बुलाओगे, मारोगे, डांटोगे, मुझे यहाँ से निकाल दोगे। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना इंसल्ट किया ना कुछ किया। मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोच लिया कि मैं भी ऐसा अच्छा टीचर बनूंगा। और सर आज मैं भी एक टीचर हूँ। तब उस सर ने कहा कि अच्छा बेटा वो तू था? अरे सर आपको नहीं पता कि बेटा उस वक्त सिर्फ आप ही के आंखों पर पट्टी नहीं थी। वाओ, अमेजिंग। उस वक्त वो पट्टी मेरे आंखों पर भी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ध्रुव गज्जर शो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड, इस प्लैनेट पे रहने वाला हर इंसान इस एपिसोड से रिलेट कर पाएगा, बिकॉज आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है, वो ऐसा है जो हम सभी लोगों के दिल के बहुत करीब है। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो शायद मुझे आधा घंटा उसी में चला जाएगा, बिकॉज ही हैज़ वर्कड विथ रिलेशनशिप्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मतलब दो लोगों के बीच का कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो दोस्त का रिलेशन हो, चाहे फैमिली का रिलेशन हो, चाहे वर्क रिलेशन हो, इससे कोई भी रिलेशन को जब वो काउंसिल करते हैं तो उसमें उन्होंने इतना एक्सपर्टीज डेवलप किया है कि वो ह्यूमन रिलेशंस के पूरे साइंस को घोल के पी चुके हैं। वो अब तक 300 से भी ज़्यादा सेशंस रिलेशनशिप्स के ऊपर कंडक्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया के 7 देशों में वो अब तक ट्रैवल कर चुके हैं। अ वेरी ब्रिलियंट पोएट, ऑथर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, अ मास्टर ट्रेनर, रिलेशनशिप कोच, लाइफ डिज़ाइनर और ऐसी कई सारी उपाधियाँ उनको अब तक लोग दे चुके हैं। अ वेरी सक्सेसफुल ऑथर and a very prominent YouTuber with millions of views on YouTube. My dear friends, help me welcoming Mr. Saket Shah. Saket sir, namaste. Welcome to the podcast. Thank you so much. Thank you so much sir हमारे साथ इस podcast में जुड़ने के लिए। मतलब when we were casually discussing the other day about your career, your expertise, it really fascinated me कि एक human relation के पीछे इतना बड़ा science है जिसके ऊपर आपने इतना रिसर्च और स्टडी किया है। It's my pleasure. एंड आई मस्ट से, अगर आप इनकी यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, ही हैज़ रिटन 400+ सॉन्ग्स, भजन्स एंड पोएम्स। कैन यू जस्ट बिलीव दैट? अगर हम लिखने बैठेंगे तो आई गेस हमारा क्रिएटिविटी 100 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू साकेत सर ऑन सच अ सक्सेसफुल एंड ब्रिलियंट जर्नी। थैंक यू सो मच। सो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, यू हैव डन MBA, एंड आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद कई सारे अलग अलग डोमेन्स पे आपने रिसर्च किया है जो हम डिस्कस कर रहे थे। बट ऐसा आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में क्या हुआ, या कौन सा ऐसा पॉइंट था व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू टॉक अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, आई वांट टू टॉक अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट beautiful love that is there. So what made that switch? सर आपने जैसे बताया कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया, MBA किया,
गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया। मैं हंसते हुए मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे दिमाग में केमिकल लोचा हुआ और उसके बाद मैं कुछ भी करने लगा। बट यस, ये पहले से मेरा प्यार रहा है कि सब में प्यार कैसे बांटना। ओके। अब प्यार यानी फैमिली भी आ गया, फ्रेंड्स के बीच का प्यार भी आ गया। आप वर्क लाइफ बैलेंस पे आज बहुत बातें हो रही है, स्ट्रेस पे बात बहुत हो रही है। एब्सोल्युटली। तो धीरे 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 ये स्टडी होता गया, इंटरनेट आया, पूरी दुनिया ओपन हो गई हमारे सामने। तो समझ में आया कि हर एक कंट्री में आज क्या चल रहा है, और भारत देश और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, उसमें क्या था और आज क्या चल रहा है। बस तो ये देखते हुए धीरे धीरे कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हम कैसे आते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस से इर्द गिर्द कुछ देख लिया और प्रॉब्लम सॉल्व करने की अंदर एक तमन्ना, एक भूख जगी कि नहीं यार, तुझ में ये टैलेंट है, तू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कैसे करे। उसके बाद कुछ रीडिंग की, कुछ रिसर्च की, कुछ अच्छे लोगों को ऑब्जर्व किया, अपने आप से पूछा कि भाई तू क्या कर सकता है, एंड ऐसे ये जर्नी शुरू हुई। वैसे सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा परमात्मा से। दूसरा थैंक्स मैं कहना चाहूँगा मेरे घर के परमात्मा, यानी मेरे घर के भगवान भगवती, ऑब्वियसली पेरेंट्स, मम्मी पापा। बिल्कुल। मेरा फैमिली भी बहुत अच्छा है ध्रुव सर, यानी मैंने बचपन से चाचा चाची वो भी माँ बाप के रूप में ही देखे हैं, मैंने बुआ और फूफा जी उनको भी माँ बाप के रूप में देखा है, और उतना प्यार उन्होंने दिया है। मेरे मामा मामी, मौसा मौसी, यानी दोनों ओर के परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है, यानी हम सभी भाई बहनों को बहुत प्यार दिया है। और कई बार ये जो समाज है, सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली आप किसके बेटे हो। उतना प्यार तो ये मैंने देखा था, और बाद में मैंने मार्केट में और अलग ही कुछ देखा, यानी संसार में, सोसाइटी में मेरा घूमना हुआ, जैसे बम्बई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, उसके बाद हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो हर जगह यूके, जैसे जैसे गया तो प्रॉब्लम्स तो ऐसी दिखी कि लगा यार मैंने तो बचपन से इनमें से कुछ भी नहीं देखा। और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई तुझ में वो है, वो कीड़ा है कि तू ये कर सकता है। और ऑब्वियसली ट्रेनर की शुरुआत तो एक पागल के तौर पर ही होती है। आसपास वाले समझते हैं कि ये करियर छोड़कर इसमें लग गया, पर मेरी ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए ब्लेसिंग्स, वो मुझे बहुत मिला। हाँ, एक और बात मैं मिस आउट कर गया कि मैंने बचपन में जहाँ स्टडी की थी, जो एक संस्था है जैनिज़्म की, गुरुकुल, जो हमने सुना है ना कि रामायण महाभारत में पहले गुरुकुल में जाते थे, कितने भी बड़े राजकुमार हो पर वहाँ पर जाओ, काइंड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। बिल्कुल। आज जो हम मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं वो उस वक्त गुरुकुल में होता था। तो ऐसी ही एक गुरुकुल है अहमदाबाद के पास, गांधीनगर के पास, तपोवन संस्कार पीठ करके, जो एक संत, और जिसे मैं कह सकता हूँ कि विश्व संत, श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, और उन्होंने ये विज़न देखा था कि आने वाला कल कैसा है और कल्चर कैसे बदलने वाला है। तो उन्होंने एक प्रोटेक्ट, जिसे हम एक प्यारा सा वर्ड है संस्कृत में मांडलू, यानी प्रोटेक्टेड प्लेस, तो वो ये जगह बनाई। वहाँ पर मैंने 3 साल एजुकेशन लिया था। और उनकी कई बातें एक जहन में थी कि यार इसे बड़ा जैसे होऊंगा इम्प्लीमेंट करूँगा, और वो भी कहीं ना कहीं इस पार्क को आग में बदलने में मुझे हेल्पफुल रहा। सो दैट इज़ द कोज कि मैंने घर में बहुत प्यार देखा और समाज में बहुत गैप देखा। ऑब्वियसली पोएम ऑटोमेटिकली आती गई, क्योंकि बातें भगवान से होती गई कि भगवान ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकते हैं, और गुरुदेव ने जो बताया है वो सोसाइटी को मैं कैसे दे सकता हूँ,
और ऐसे ये जर्नी की शुरुआत हुई। वाव। सो इसलिए कहते हैं ना कि एक ट्रेनर जो होता है उसने वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तभी आता है जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट्स अ सॉल्यूशन, यस एंड टू प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन देने वाला चाहिए। यस एंड कहीं ना कहीं वही रोल आपने भी आज इतने सारे लोगों की लाइफ में प्ले किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेट, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। ब्लेसिंग्स। हमारे जैनिज्म में एक वर्ड है देव गुरु प्रसाद, यानी आप तपश्चर्या करते हो या कोई बड़े अचीवमेंट्स करते हो और कोई सोसाइटी में आपसे पूछने आता है, आपके रिलेटिव्स आते हैं कि आपने तप किया है तो आर यू ओके, आप शाता में तो हो, देन द वर्ड इज देव गुरु प्रसाद, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, जो हो रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, गुरु, माई मेंटोर्स, माई पेरेंट्स। तो अभी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी भी ये जर्नी जो शुरू हुई है वो देव गुरु प्रसाद है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सो जब आप इस रिलेशनशिप के डोमेन में आपने रिसर्च करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, सो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल रिलेशन होता है ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। सो ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। तो वैसे ही पिछले कई दशकों में एक पेरेंट और उनके चाइल्ड के बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो भी काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या वो डिफरेंस दिखता है उसमें? सर वो डिफरेंस दिखा, इसीलिए तो सोचा कि फैमिली बिजनेस है पर मुझे कुछ डिफरेंट करना है, और उसमें भी ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जितनी सॉल्व कर पाऊंगा वो मेरा सौभाग्य होगा। तो ये जो वर्ड है ना जनरेशन गैप, मुझे लगता है कि ये एक गलत माइंडसेट की उपज है। हाँ, दैट इज ओके कि आप समझने के लिए ये वर्ड यूज करो, पर लोग उससे एक रोग के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर क्या हो जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि भाई नहीं ये तो होने वाला है, जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप है, यानी मेरे और मेरे बेटे के बीच ये अनबन होने वाली ही है, सास और बहू के बीच तू तू मैं होने वाली है। यानी ये जो माइंड सेट हो जाता है, तो जैसे अढ़िया सर कहते हैं कि माइंड सेट अगर हो गया तो ईश्वर तो यही कहता है तथास्तु। तथास्तु। यानी आपने ऐसा बोल दिया कि भाई बहू आएगी तो लफड़ा होने वाला है, ईश्वर कहता है तथास्तु। बस इसी पर मैंने पॉजिटिव एक्शंस लेने के लिए एक अच्छे प्रयास किया है। और मैं अगर आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि इस जनरेशन गैप वर्ड को अगर डाइल्यूट करना है, और मैं ऑडियंस से भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ आपके बेस्ट रिलेशंस हो, कितनी भी जनरेशन बदलती जाएं, कितना भी कलयुग आता जाए, आज एक ये वर्ड भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं और ये वर्ड भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास राइट माइंडसेट है, और राइट माइंडसेट से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट राइट कर लिया, उसके बाद उसे खुराक चाहिए। राइट माइंडसेट इज लाइक लग्जूरियस कार, जैसे मर्सिडीज इज अ राइट माइंडसेट, और उसके बाद उसमें पेट्रोल भी डालना होगा और आपको चलाना भी होगा। करेक्ट। तो राइट माइंडसेट लेने के बाद आपको अच्छे मेंटोर से, अच्छे कोचीज से, वो हो सकते हैं आपके पेरेंट्स हो, कोई सेंट्स हो जिन्हें आप मानते हो, पूजते हो, शास्त्र हो जिसे आप पढ़ते हो, जैसे बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उससे एक एक्शन कैसे लेना, उसका एक आप बंच इकट्ठा करो एंड देन एक्शन लो और देखो कि रिजल्ट्स कैसे निकल के आता है। देखो ये साइकोलॉजी की बात हुई, उसे मैं थोड़ी इजी कर देता हूँ। मैं हर एक शो में और हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी पेरेंट्स और बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाता हूँ, जो मैं आज आपके शो के माध्यम से, क्योंकि ये कहानी जितनी भी बार सुनोगे उतनी बार मीठी और प्यारी लगेगी और हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। मैं क्या कहता हूँ, एक संकल्प
सबसे करवाता हूँ कि आज ये जो शो या ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आप क्या सीख के जाओगे, तो रिपीट करवाता हूँ कि बोलिए मुझे गेम चेंजर बनना है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी मेरे साथ बोलो कि मुझे गेम चेंजर बनना है। मुझे गेम चेंजर बनना है। यस, ये गेम चेंजर क्या है? एक बार एक राजा वो अपने राज्य में विहार के लिए निकला है अपने हाथी पर, और रास्ते में एक दुकान आई, अपने एक नगर जन की दुकान आई। वहां वो रुका राजा, और वहां के वाइब्स ऐसे आए कि उसे उतना गुस्सा आया, एंगर, कि इस इंसान को मैं फांसी पे लटका दूं। ओके। अच्छा, राजा इस नगर जन से प्राइवेटली कभी नहीं मिला, उसे पहचानता भी नहीं है, पर उसे गुस्सा आया। अब डाउट आएगा कि यार ये गुस्सा क्यों आया। अब इस राजा की लाइफ में एक गेम चेंजर था जो उसने रखा था। यार जीवन में कोई भी ऐसी अतरंगी बात आएगी तो मैं उस गेम चेंजर का कंसर्न लिए बिना कुछ भी स्टेप्स नहीं लूंगा। बिल्कुल। सर मुझे ये बताओ कि राजा के पास वो गेम चेंजर कौन होगा? मंत्री। मंत्री, ऑब्वियसली। चेस में भी वजीर, यू नो, बस बिरबल। वेरी वेल नोन। चाणक्य बोल दीजिए, आप बिरबल बोल दीजिए। अभय कुमार एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हो गए, मंत्रीश्वर। बिल्कुल। धन्य कुमार करके हो गए। तो ये जो गेम चेंजर थे उनका कंसर्न लेते थे। राजा ने तुरंत बोला कि यार फांसी देने की सोच ऐसे ही? बिरबल से पूछा, उनके बिरबल से। मंत्रीश्वर ने सोच लिया कि राजा जी अभी ये दिमाग में से निकाल दो ये सोच को, कल मैं कुछ करता हूँ। मंत्री को पता था कि राजा को चैन नहीं आएगा। दूसरे दिन सुबह उठकर पहला काम क्या किया, वो उस दरबारी के यानी दुकान पे गया। वो तो खड़ा हो गया कि मंत्रीश्वर आप इतने बड़े हुद्दे पर और मेरी छोटी सी दुकान। स्माइल दी अच्छी सी। जितने लोग अच्छे होते जाते हैं, रिच होते जाते हैं, माइंडसेट रिच होता जाता है, वो उतने ही नम्र होते जाते हैं। एब्सोल्युटली। प्यार से भर जाते हैं। एब्सोल्युटली। यू नो, वो हमारे गुजराती में एक कहावत नहीं है, अधूरो घड़ो छलकाए घणो। यानी जब आप अधूरे होते हो तो आपको ज्यादा बोलने का मन होता है, एडवाइस देने का मन होता है, इंस्ट्रक्शंस देने का मन होता है। जैसे 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 आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज पावरफुल होती जाती है, एक्सपीरियंस पावरफुल होता जाता है, आप उतने ही काम, शांत होते जाते हो, आप आराम से आंसर देते हो। मंत्रीश्वर ने आराम से स्माइल से आंसर दिया, और सबसे पहले क्या किया, उसके दिल को जीता, प्यार भरे शब्दों से और रियलिस्टिक, उसमें कोई मक्खन नहीं, बटरिंग नहीं। मंत्रीश्वर ने कहा कि दोस्त तेरी जो प्रोडक्ट है वो दूर से मुझे बता रही है कि तू अच्छे चंदन की लकड़ियों का व्यापार कर रहा है, यानी तेरी प्रोडक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो खुश हो गया कि थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की। बिल्कुल। अब ये बता तेरा धंधा व्यापार कैसा चल रहा है? मंत्रीश्वर जाने दो, ये प्रश्न मत पूछो आप। अरे दोस्त क्यों, इतनी बेस्ट प्रोडक्ट है। अरे आप ही की तरह हर कोई पूछता है, और जब मैं सोना मोहर यानी दाम बताता हूँ सबको कॉस्टली लगता है और वो वापस चले जाते हैं। और इसलिए अब तो पूरे परिवार का माइंडसेट ये हो गया है कि अगर राज्य का राजा मरे तो ये सब चंदन की लकड़ियां बिके। सर समझ में आया? एब्सोल्युटली। क्या वो राजा को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि पूरा परिवार एक नेगेटिव वाइब्स, यानी वाइब्स की ताकत क्या है। आज यू नो, आज वाइब्स की बात हर जगह हो रही है, इसीलिए मंदिर की महिमा साइंटिस्ट भी गा रहे हैं। अच्छे सेंट्स की ऑरा पर ऑरा फोटोग्राफी भी हो रही है, और वाइब्स की बातें आज बहुत हो रही है। एब्सोल्युटली। ये नेगेटिव वाइब्स राजा को इम्पैक्ट कर गए। मंत्री को पता चल गया, अगर मंत्री चाहता, जो गेम चेंजर याद है ना आपको, हम शुरू गेम चेंजर से हुए हैं। मंत्री चाहता तो क्या ये मंत्री उसको फांसी दिलवा सकता था या नहीं दिलवा सकता था? आसानी से, क्योंकि उसने वो गुनाह किया था। पर
मंत्रीश्वर ने क्या किया, सबसे पहले कुछ अच्छी चंदन की लकड़ियां दुगना दाम देकर, दुगनी सोना मोहर ऑन द स्पॉट देकर वो खरीद ली। तो सबसे पहले तो उसकी जो पेट की आग थी उसे शांत कर दिया और उसे पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि आज ऐसा व्यापार हुआ था जो दुगना दाम वाला था, यानी एक्चुअल रेट भी देने सब तैयार नहीं थे, यहाँ तो मंत्री ने नहला दिया, राइट। तो पहले वो खुश हो गया। मंत्री वो चंदन की लकड़ियां लेकर राजा के पास गए, क्योंकि उनका मेन गोल क्या था, राजा के दिमाग को शांत करना। राजा को चंदन की लकड़ियां दी, राजा खुश हो गया कि मंत्रीश्वर कहाँ से लेकर आए, बहुत खुशबूदार है, मैंने तो इतनी अच्छी लकड़ियां पहले नहीं देखी। अरे राजन, आपने जो कल बोला था ना कि वहां आपको गुस्सा आया कि उसको फांसी दे दे, वो नगर जन ने ही तो आपके लिए ये गिफ्ट की है। जो मम्मी पापा अभी सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, फ्रेंड्स, गुरु शिष्य, ये इस बात पर गौर करे कि मंत्रीश्वर ने गेम चेंजर बन के क्या किया। क्या सर ये गिफ्ट की थी या परचेज की थी? इट वॉज परचेज्ड। इट वॉज परचेज्ड। पर जो गेम चेंजर होता है, जिसे सब जोड़ना है, जिसे ब्रिज बनाना है, प्यार बांटना है, उसके लिए ये क्या था, वो गिफ्ट था, क्योंकि उसे गिफ्ट देना था। बिल्कुल। राजा खुश हो गया, पर दूसरी ओर पश्चाताप करने लगा कि यार मंत्री तो वो डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है कि मुझे गुस्सा आया तो क्यों आया। अभी मंत्री ने वो भी डाउट सॉल्व किया। राजन, होता है कई बार आप जहाँ से निकलते हो वहाँ कुछ नेगेटिव वाइब्स वाला अगर कुछ हो तो वो कई बार हमारे दिमाग को इम्पैक्ट दे देता है। राजा क्लियर, ये भी बात गई। अभी भी क्लियर नहीं है, अरे यार मंत्री, पर मैंने ये नेगेटिव सोचा ना, तो कुछ रास्ता निकालना होगा, उस मेरे नगर जन को मुझे कुछ गिफ्ट करना है। एक काम करो, ये 1.25 लाख सोना मोहर खजाने में से ले जाओ और उसे बोलो कि इस बार ग्रीष्म ऋतु में रानी के स्नानागार को ये बेस्ट क्वालिटी के चंदन की लकड़ियों से वो सजा दे। मंत्री तो खुश हो गया, लेकर वो पहुंच गया उस नगरजन के पास। सर यहाँ भी नोट कीजिए, उसने जो इन्वेस्ट की थी वो सोना मोहर निकाली नहीं। वरना तो क्या बात थी कि अभी 1.25 लाख सोना मोहर मैं दे रहा हूँ, तो मेरी इन्वेस्ट की थी उतनी तो निकाल दो। पर जरूरी नहीं समझा, ही कैन अफोर्ड इट, राइट। प्यार बांटने के लिए और राज्य को चलाने के लिए ही कैन अफोर्ड इट। जैसे वो 1.25 लाख सोना मोहर दी, वो खुश हो गया, पर वो भी पश्चाताप करने लगा। मंत्रीश्वर, आई एम रियली सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि राजा के लिए पूरे परिवार ने मरने की सोची, तो ये गलत सोच, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री ने कहा, आंसू पोंछ डाल। होता है जब पेट की आग बुझती नहीं है तो हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है, छोड़ उस बात को, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए लग जा। सर, कंक्लूजन इज दैट अगर मैं, आप और घर में हर कोई, हर इंसान ऐसा गेम चेंजर बनने की कोशिश करे, एक भी रिश्ता बिगड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ सकता। बस तो यही गेम चेंजर मैं पूरे समाज को बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जिसे समाज ट्रेनर बोल दे या लाइफ डिजाइनर कोच बोल दे, मेरा प्रयास यही है कि मैं हर एक घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश तो कम से कम करूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं जब ये करते हैं तो जो आपने एक जनरेशन गैप कहा, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली आपने जो कहा ना, मतलब इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लेट अस से मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है। सो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं कोई बिल्डर के पास जाऊंगा, राइट, जिससे मैं नहीं जानता, ट्रू, या फिर आई सर्च फॉर अ वेरी गुड ब्रोकर। परफेक्ट। तो ब्रोकर क्या करेगा, वो मेरी नीड जानेगा, बिल्डर को जाके बोलेगा कि भाई देख इसकी ये नीड है, तू क्या कर सकता है इसको सेटिस्फाई कर। वहाँ से वो प्रपोजल लेगा, वो आके मुझे कन्विंस करेगा, तो वो एक ब्रिज
बनाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो जनरेशन गैप होता है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में, राइट। अभी यूजुअली जब ये जनरेशन गैप्स होते हैं तो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एंटर नहीं होता है, उन दोनों को ही गेम चेंजर बनने की ज़रूरत पड़ती है। सो जब वो गिव और टेक होता है कि मैं कुछ छोड़ के, लेटर से पेरेंट को एक्स चाहिए, बच्चों को वाई चाहिए, तो बच्चे अगर वाई को छोड़ के कहीं आए, पेरेंट्स अगर एक्स को छोड़ के कहीं आए, तो वो मिडवे राउट मिल के वो वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि वही एक्चुअली पेरेंटिंग लाई करता है। परफेक्ट। यानी जो जनरेशन गैप, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सोच से सबसे पहले तो क्या है, नेगेटिविटी निकालनी है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, आज मोबाइल ने तो सब कुछ बिगाड़ के रखा है। समझते हो आप? Absolutely. तो हर कोई पेरेंट्स के मुंह पर यही बात दिखेगी, पर कई बच्चे ऐसे हैं जो शेयर करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से कि पापा मम्मी, इसी मोबाइल की वजह से मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। यानी नाइफ है, पर एक टेररिस्ट है जो नेगेटिव माइंडसेट वाला है, वो किसी को मारने के लिए उसका उपयोग करेगा, और हमारी माँ है वो अच्छा खाना पकाने के लिए और सब्जी को काटने के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि जनरेशन गैप ये वर्ड को भी पहले डिलीट करो। दूसरी बात, इस वजीर की तरह, मंत्री की तरह गेम चेंजर बनो, जो भी बन सकते हो। उसमें मैं बच्चों को ज़्यादा कहूँगा कि माँ बाप ने बहुत कुछ सहा है और कहीं ना कहीं थोड़े थक चुके हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को एक जहन में बिठाकर अपने आप को ऐसा ढालो और उनको खुश करने की कोशिश करो। आपको यानी मुन्ना भाई बनना पड़ेगा, जादू की जप्पी देनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको रेंचो बनना पड़ेगा, आपने ये सब जो देखा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में मत रखो, अपनी लाइफ में लेकर आओ, तो ये गैप कम होगा। उसे आप पेरेंट्स को लिख के दो कि पापा आप चाहते हो कि आपका बिजनेस में ज्वाइन करूं, पर उसे मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ नीश मैं क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, उस पर मैं ट्राई करूंगा और मैं सक्सेस जरूर पाऊंगा। तो ये सर ये ऐसी जर्नी नहीं है कि आधे घंटे में आप क्लियर कर पाओगे। सो उसीलिए आपको मेंटोर चाहिए, उसीलिए आपको वो ब्रोकर चाहिए जो ये ब्रिज को बना दे, आपके गैप को समझकर आपको पास में लाए, आपकी केमिस्ट्री अच्छी बनाए, क्योंकि आफ्टर ऑल पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। और आज ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को दूर कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, तो मुझे ये हो रहा है कि ये भगवान से दूर क्यों जा रहे हैं, या भगवान ही ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे निकम्मे हैं, पूरा दिन मोबाइल यूज कर रहे हैं, फ्रेंड्स में ही जा रहे हैं। तो उस गैप को कहीं ना कहीं हमें मिलकर ट्रिकी सोच से एक अच्छे विकल्प देकर वो दूर करना है, और वही प्रयास चालू है। एब्सोल्युटली। सो साकेत सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग ब्लैक या वाइट नहीं होता है, बट फिर भी व्हाट इज गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? राइट। देखो सर, इसमें भी बहुत सारी सिचुएशंस है। एक वर्ड है अनेकांतवाद, यानी आप 1000 पेरेंट्स और बच्चों का एग्जाम्पल लेंगे, सबकी लाइफ के सब सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। एब्सोल्युटली राइट। तो एक पेरेंट और चाइल्ड की कंपैरिजन आप दूसरों से नहीं कर सकते। ट्रू। जैसे कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि सिंगल पेरेंट है, यानी मम्मी या पापा नहीं है या फिर दूर हो गए, ऐसा भी होता है। ट्रू। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सिर्फ अकेले मम्मी पापा से नहीं, 5 मम्मी पापा से, मैंने जैसे बताया कि चाचा चाची, बुआ फूफा जी, मामा मामी, मौसा मौसी, तो हर एक की कंडीशन डिफरेंट है। पर उतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले तो घर में 1 या 2 गेम चेंजर होने चाहिए, कि जिसके भी बीच गैप हो रही है तो वो दूसरा इंसान उस गैप को फिल कैसे किया जाए। जैसे सर मेरे लाइफ में मेरी सिस्टर है मेरे साथ,
तो मेरे और पापा के बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत ही मिस्चीवियस था, खेलना मैं बहुत पसंद करता था, पढ़ाई ज़्यादा बहुत पसंद नहीं करता था। तो जब जब पापा डांटने के लिए तैयार होते थे तो मेरी दीदी जो थी वो गेम चेंजर बन के आती कि नहीं उसने तो होमवर्क कर लिया है। होता था ऐसा कि कई बार मैं उससे होमवर्क करवाता था। आप समझ रहे हो? true. तो ये मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मैंने कई जगह देखा है कि कोई बुआ जी है जो मम्मी पापा में झगड़ा हो गया तो बुआ जी इतना प्यार से दोनों को संभालते थे और 24 घंटे में आपको लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जो कैटलिस्ट है ना, जो प्रोसेस को फास्ट करता है और प्रोसेस में से निकल जाता है, बस ऐसे कैटलिस्ट आपके इर्द गिर्द कोई होने चाहिए। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई गुरु या मेंटोर हो सकते हैं। Absolutely. तो ये बहुत ही जरूरी रोल है, इसीलिए मैंने शुरुआत उसी से की कि उसको मैं लास्ट तक हर जगह कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो जितने भी यानी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि यार तुम्हारे घर के लिए मुन्ना बन जाओ। हाँ, वो गुंडा नहीं, हाँ, पर जादू की जप्पी देने वाला। ट्रू। तो वो एक कहीं ना कहीं हमें चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं जब हम ये डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो वैसे ही रिसेंटली मतलब हम दुनिया में देख रहे हैं कि दो तरीके के पेरेंटिंग्स अभी ज़्यादातर केसेस में हो रहे हैं। एक होता है जो है बहुत ही कंजर्वेटिव पेरेंटिंग, यानी बच्चों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सोशल मीडिया से रिस्ट्रिक्शन, यूट्यूब पे भी वो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, टीवी पे चैनल लॉक लगा दिया, सिक्योरिटी इतना कर रहे हैं, उनको कहीं अनजान एरिया में खेलने नहीं जा रहे हैं, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। नाउ एट द सेम टाइम उसके एक साइड वो भी होती है कि वो उनकी हर एक लाइफ डिसीजंस उनके पेरेंट्स ले रहे हैं, सो वो एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग बन जाता है। दूसरा पेरेंटिंग होता है जो आपने कहा कि जब हमारे कोई भी रिलेटिव्स वगैरह जो फॉरेन में रहते हैं, जब उनके साथ हम बात करते हैं तो क्या देखने मिलता है कि नहीं, यहाँ पे तो इतने एज का बच्चा हुआ मतलब उसको अलग घर ले लेने का, ये कर लेने का, वो कर लेने का, एक वो पेरेंटिंग अभी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आ रहा है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि कंजर्वेटिव सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंस सही है। परफेक्ट। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंजर्वेटिव गलत है, इंडिपेंडेंस गलत है। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिवनेस, सिक्योरिटी और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, इन दोनों का एक बैलेंस जब आप डेवलप करेंगे तब एक सही पेरेंटिंग का तरीका हो सकता है। सो आपका इस पे क्या ओपिनियन? सर, ये जर्नी में इसीलिए मुझे ज़्यादा आनंद आया क्योंकि जैसे जैसे मैं शोज करता गया मुझे रियल एग्जाम्पल्स मिलते गए। ट्रू। जो आप ये प्रश्न कर रहे हो ना, उसे मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक शो किया, एक छोटा सा गांव था, वो लोग रहते थे सूरत, पर वहाँ पर आए थे, मैंने शो किया तो मैंने देखा कि फैमिली में हर कोई यानी समाज के लोग भी एक बहू की तारीफ बहुत कर रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि ससुराल वाले बहू की तारीफ बहुत करे। आपने कितना सुना है, ऐसा सुना है? ज़्यादा, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म ज़्यादा रहता है। मैं हैरान था, मैं डेप्थ में गया तो मैंने सुना कि ये एक ऐसी बहू है, उनसे पूछे बिना मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी बहू है जो अपनी सास की सेवा 7 साल से कर रही है। सास टोटल बेड रेस्ट है और वो 7 साल से ऐसी सेवा कर रही है कि एक रात अपने मायके रहने नहीं गई। और ये मैं कोई 20, 25, 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। यानी आज उस बहू की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 साल होगी। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 5-7 साल पहले की। यानी जब उस बहू ने जर्नी शुरू की होगी तब वो 26-27 साल की होगी और 7 साल तक एक सिंगल नाइट मायके नहीं जाना, सेवा करना, और उसमें आगे बहुत कुछ है पर उसे मैं इमीडिएट डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। जब मैंने पूछा उनके परिवार से, उनसे पूछा कि हाउ इस जमाने में जहाँ कोई खुद की माँ की सेवा भी 7 दिन तक करना, तो इमीडिएट होगा कि चलो भाई 8वें दिन अभी किसी एक हेल्पर को रख लो। आपने हेल्पर भी नहीं रखा क्योंकि 1-2 बार ट्राई किया और दिखा कि वो थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं।
तो उन्हें इमीडिएट चोट लगी कि भाई ये मेरी माँ है ट्रू। और मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आपको ये ताकत कहाँ से आई? जवाब क्या था? मम्मी पापा के संस्कार, यानी रिपीटेशन। जो आपने शुरू में बोला ना, ट्रू। उन्होंने बचपन से रिपीटेशन देखा था अपने मम्मी पापा को नाना नानी की सेवा करते हुए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो छप चुका था। वो उन्होंने रिपीट किया, तो उनकी 3 बेटियां हैं, वो भी अभी कंपैरेटिवली इस दुनिया के बच्चों से ज़्यादा संस्कारी है, क्योंकि बचपन से ये देखते हुए बड़े हुए हैं। यानी नॉलेज जो एक्सपीरियंस किया है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक्सेलेंट होता है। तो आपको ऐसी कहानियां बार बार सुननी होगी जो रियलिस्टिक है। सर, आपने भी ये जर्नी शुरू की होगी, तो किसी ना किसी यूट्यूबर को आपने फॉलो किया होगा, उनकी जर्नी को आपने देखा होगा। बस मैं यही करता गया कि समाज में बेस्ट बहू कौन सी है उसको, उसका एग्जाम्पल मैं शेयर करता गया, और कई बहू ऐसा सोचने लगी, उन्होंने शेयर किया है, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है कि हम उनके जैसा शायद नहीं बन सकते, पर अब ये कितने महान है, उनको दुख ना पहुंचे ऐसा प्रयास जरूर करेंगे। तो ऐसा बेटा भी है, ऐसे मम्मी पापा भी है। तो ऐसी बातें, यानी अगेन नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है उनको आप कॉपी पेस्ट करो, उनको आप समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करो। अगेन मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए, पॉजिटिव कमांड्स दीजिए। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जैसे कि माँ बाप कई बार बोल देते हैं, अरे निकम्मे नालायक, तेरा कुछ नहीं होना है राइट। मैं उनको कहता हूँ कि हाँ, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, वरना वो आप ही की संतान है। आप अपना शरीर, संपत्ति, समय, शौक और सांस सब कुछ उस पर कुर्बान कर रहे हो। उसके बाद ये बोल रहे हो, दैट इज ओके। आपका जो इंटेंशन है वो सही है। एक काम करो, उस सेंटेंस को रिप्लेस करो, बेटा तू ये करेगा, तू बहुत अच्छा करेगा, तू सब कुछ करेगा, चिंता मत कर। मुझे दिख रहा है कि तू चैंपियन होने वाला है, यू आर अ विनर। चाहे वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, गिव पॉजिटिव कमांड्स। अगेन विजन बोर्ड्स। ट्रू। सो ऐसी टेक्निक्स अपनानी होगी। ईगो लेवल को लो करना होगा, कंपैरिजन को। अगेन जो शुरू में बात हुई, मैंने एक बार ट्रेनिंग देते हुए ये शेर भगवान ने दिया था और लिखा था, दूसरों से तुलना करके खुद को बेइज्जत मत कर। दूसरों से तुलना करके खुद को बेइज्जत मत कर, अपना हुनर ढूंढ जिससे तू नशे में रहे। यानी पेरेंट्स और बच्चों को यही करना है, साथ में मिलकर प्रयास करना है। क्या पॉजिटिव थिंग्स है वो निकालनी है, लिखनी है, और उसके बाद कंक्लूजन पे आना है कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप भी पॉजिटिव कमांड दीजिए, अरे हाँ बेटा तू अच्छा ही करने वाला है, यू आर अ चैंपियन, यू कैन डू इट, यू आर अ विनर। सो ये जो कमांड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। हो सकता है पेरेंट्स अपने सेंटेंस में उसे फॉर्म कर ले, पर ऐसा प्रयास जरूर करे। ये सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। ट्रू, एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि जो सेंटेंसेस हम देते हैं हमारे रिलेशंस में, वो बहुत ही मायने रखते हैं। आई वॉज वॉचिंग वेरी ब्यूटिफुल वीडियो एंड उसमें उन्होंने ये बात शेयर की थी कि बिफोर यू करेक्ट, कनेक्ट। सो वो कैसे उन्होंने किया था? परफेक्ट। सो द एग्जाम्पल दैट दे शेयर्ड कि लेटेस्ट से आप घर पे है, रात को लेट हो गया, आपका बच्चा खेल रहा है एंड इट इज़ टाइम फॉर बेड, अभी उसको सोने का टाइम हो चुका है। सो आप जाके क्या बोलेंगे? छोड़ दे इसको, भी सो जा। यही हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर करेक्टिंग हिम। Yes. आप अपने बच्चों को करेक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा कनेक्ट करो। परफेक्ट। देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड कि तुझे खेलने में मजा आता है, राइट, बट इट इज लेट। परफेक्ट, वेरी ट्रू। सो आई सजेस्ट कि नाउ यू गो टू बेड। परफेक्ट, वेरी नाइस। क्योंकि डिसिप्लिन जो है
ये क्या है, डिसिप्लिन की बात है। ऐसा कोई भी डिसिप्लिन है, ऐसा कोई भी डिसीजन है, वो बाहर से आ सकता है या अंदर से आ सकता है। जब आप उसको करेक्ट करते हो तो आप बाहर से वो इम्पोज कर रहे हो। ये करेक्ट और कनेक्ट की बात हुई ना, Yes. एक प्यारी सी बात मुझे याद आई। प्लीज। एक बार एक पापा ऑफिस से आते हैं घर, और वहाँ पर ड्राइंग हॉल में ही एक मार्कशीट देखते हैं, और मार्कशीट के मार्क्स देखकर बॉयलर फटता है। शाउट करते हैं, चिंटू बाहर आ जा। सब दौड़ के आ गए, मम्मी भी घबरा के दौड़ के आ गई कि ये बॉयलर फटा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत होगा। और सीधा शाउटिंग चालू कर दिया, निकम्मे, कितना पैसा खर्च कर रहा हूं मैं, कितनी मेहनत कर रहा हूं, ट्यूशंस रखवाए, बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाए, और ये रिजल्ट लेकर तू आया है। अब चिंटू ऐसे देख रहा है, मम्मी हंस रही है। वहां दादी दौड़ के आई बेटे की आवाज सुन के कि ये बॉयलर क्यों फटा। तो दादी ने बोला कि यार तू क्यों शाउट कर रहा है? अरे माँ, आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसको, और ये इसकी मम्मी ने बिगाड़ के रखा है, तू रिस्पॉन्सिबल, यही हो रहा है ना। और चिंटू तो ऐसे ही देख रहा है। अभी दादी भी हंसने लगी, अभी ये पापा का बॉयलर और फटा, आप लोगों को इतनी सीरियस बात में हंसी आ रही है, आप और भी इसे बिगाड़ोगे। तब दादी ने वो मार्कशीट हाथ में दी और कहा, बेटा उस ऊपर नाम पढ़। नाम उनका था, यानी मार्कशीट किसकी थी? पापा की थी। उन्होंने सीधा करेक्ट करना शुरू किया, कनेक्शन नहीं किया कि ये क्या है और क्यों है। और चिंटू इसलिए देख रहा था कि पापा देख तो लो, ये किसकी मार्कशीट है? ये आपकी मार्कशीट है। तो ऐसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं फिर गैप बढ़ता जाता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि करेक्ट करने से पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये कनेक्ट की बात तपोवन में बहुत अच्छी थी, जो आज मैं हर घर में, हर काउंसलिंग में बताता हूँ, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ड कुटुंब मेला। ओके। कुटुंब मेला यानी हर रोज कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर सब जितने घर में रह रहे हो वो साथ में बैठो, सब अपनी पॉजिटिव बातें दिन भर में क्या हुई वो शेयर करो, क्या दिक्कतें आई वो शेयर करो, और एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करो। उससे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप हर रोज 1 घंटा दे रहे हो तो आपके बीच की जो वाइब्स है ना, और जो गैप है वो कम हो रहा है। तो वो आपने बहुत अच्छी बात की कि करेक्शन से पहले कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं व्यूअर्स से बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक शुरू कीजिए, कुटुंब मेला शुरू कीजिए, आप ही के घर में, आप ही के एसी में आप शुरू कीजिए, अपनी पॉजिटिव बातें शेयर कीजिए, एक दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे कई बार मम्मी को अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता, जैसे बात हुई कि हाउसवाइफ के लिए कोई अप्रिशिएट कीजिए कि आज जो आपने वो सब्जी बनाई थी, इट वाज ऑसम। दादी से बताइए कि आपने जो स्टोरी कही थी वो बहुत काम में आई, वो घर पे मुझे बहुत स्कूल में, ट्यूशंस में मुझे बहुत उसके लिए अप्रिशिएट किया गया। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, आफ्टर ऑल वो कनेक्शन बढ़ाती है, तो ऑटोमेटिकली करेक्शन इजी हो जाता है। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं जब आप कनेक्ट करना शुरू करते हैं, व्हाट हैपेंस इज, जो भी आपका बच्चा है, जिसके भी सामने आप ये काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में अभी एक सिस्टम सेट हो रहा है कि यानी मैं कुछ भी कर रहा हूँ उससे कोई और चीज़ इफेक्ट हो सकती है। राइट। सो जब उसके लाइफ में आगे जाके कोई एक ऐसा डिसीजन लेने का पॉइंट आएगा, तब वो सारे कनेक्शंस सोच पाएगा कि लेट अस से मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग करने से मेरी लाइफ में यहाँ पे कुछ चेंज होगा, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। सो वो कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने की, जो हम कहते हैं ना, दुनियादारी की एक अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप होती है। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई लर्नड। एंड जब हम फिर से बात करते हैं वो कंजर्वेटिवनेस और फ्रीडम के बीच में, तो मेरा ओपिनियन वहाँ पे ये है कि एक ट्रस्ट होना, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने कहा कि जब वो कुटुंब मेला, कि जब पूरा फैमिली साथ में बैठ के एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से अपनी पॉजिटिव बातें शेयर करता है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट होगा एंड बच्चों को अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट अलग अलग है। पेरेंट्स को ये ट्रस्ट है कि मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा, एंड बच्चों को ये ट्रस्ट है कि पेरेंट्स मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं।
तो वो ट्रस्ट अगर है ना, तो आप फ्रीडम और कंजर्वेटिवनेस का बैलेंस रास्ता निकाल पाओगे। यस। सो ट्रस्ट तो एक फैक्टर हो जाता है, बट साकेत सर, आपके एक्सपीरियंस से किसी भी रिलेशनशिप के बिल्डिंग को लंबे समय तक खड़ा रखने के लिए वो कौन से कुछ पिलर्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए? राइट। उसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एब्सोल्युटली। मुझे सर आप ये बताओ कि जो आज की एजुकेशन है उस सिस्टम में आपको वैल्यूज दिख रहे हैं कहीं पर? कंपैरेटिवली बहुत कम दिख रहे हैं, वेरी लेस। राइट। मेरे पापा से जब बातें होती है तो वो बताते हैं कि हम हमारे मेंटोर टीचर्स को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। आज हम टीचर्स मैम सर जो भी बुलाते हैं, पर गुरु की ओर से जो देना चाहिए वो एक प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो गया। आई एम नॉट टेलिंग कि प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं जो सिस्टम मेकर्स है उन्हें ये सोचना होगा कि बेसिक फाउंडेशन से वैल्यूज कैसे आए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये वैल्यूज टीचर्स पेरेंट्स कैसे दे पाते हैं, और ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्कूल में भी लाना होगा। मैं तो गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी कुछ ऐसा कंपलसरी कीजिए कि एक लेक्चर मिनिमम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे होना चाहिए, जिसमें आपने जो ट्रस्ट बोला, टाइम मैनेजमेंट बोला, गोल बोला, ये कंपैरिजन ना करना बोला, तो ऐसे कई वैल्यूज जो होते हैं जो लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो वो गवर्नमेंट ही अगर एजुकेशन में डाल दे, इट मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। टीचर्स कैसे काम करते हैं, तो पहले तो एक अच्छी बात बताता हूँ कि पहले क्या था। अभी मैंने एक अच्छी जोक पढ़ी थी कि जिसमें लिखा था कि चेन्नई में एक ऐसी कोई इंसिडेंट हुई कि उस इंसिडेंट में पेरेंट्स ने टीचर पर केस कर दिया। क्योंकि टीचर ने कुछ गलत कर रहा था बच्चा, तो उन्हें मार दिया। पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी और उस टीचर को कुछ lakhs रुपीस पे करने पड़े एज ए पेनल्टी। तो नीचे लिखा था कि अगर मेरे जमाने में ऐसा कुछ होता तो आज मेरे पास 10 बंगलोज, कई लग्जूरियस कार, अरे जेट भी होता, क्योंकि उतनी मार मैंने टीचर से खाई है। एक्चुअली पहले वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में पेरेंट्स टीचर्स को कहते थे कि आपको जो गलत लगे तो आप उसे कुछ भी करना, डांटना मारना, क्योंकि पेरेंट्स को ट्रस्ट था टीचर्स पर कि वो ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे जिससे मेरे बेटे को कुछ ज्यादा लग जाए। तो पहले तो ये वैल्यूज की बात आती है, और टीचर्स भी कैसे होते हैं, और आज भी है सर, ऐसा नहीं है, आज भी है, पर कम होते जा रहे हैं। एक बार एक टीचर पढ़ा रहे थे और एक बेटे ने कंप्लेन कर दी कि सर मेरी घड़ी गुम गई है और मिल नहीं रही है। टीचर ने इमीडिएट दरवाज़ा बंद किया, सबको बोला कि आप अपना हैंडकरचीफ आँख पर बांध दो। सबने बांध दिया। टीचर ने हर एक के पॉकेट को चेक किया और एक पॉकेट से वो घड़ी निकली, उस बच्चे को दे दी। अब जिसके पॉकेट से निकली थी सर, उसकी हालत क्या हुई होगी? एब्सोल्युटली। वो पसीना पोंछ रहा था, पर सर ने कमाल क्या की, उस बात को आगे छेड़ा ही नहीं। किसी को पता नहीं है किसने ली थी, किसी को पता नहीं है, पर वो डाउट में था, यार सर ने अभी इंसल्ट नहीं की तो मुझे स्टाफ रूम में बुलाएंगे। पर दिन भी खत्म हो गया, वो भी नहीं हुआ। अब इस बात को साल बीत गए और एक फंक्शन में वो बेटा जिसने चोरी की थी वो अपने उसी गुरुजन से, टीचर से मिला, पाँव छुए, सर पहचाना मुझे? तो क्या नहीं बेटा, तो कि वो एक बार मैंने चोरी की थी, घड़ी चुराई थी, आपने सबके आंख पर पट्टी लगाई थी और फिर मेरे जेब से निकली थी। और सर मैं बहुत यानी एक डर में था कि आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, मेरे मम्मी पापा को बुलाओगे, मारोगे, डांटोगे, मुझे यहाँ से निकाल दोगे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना इंसल्ट किया ना कुछ किया। मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोच लिया कि मैं भी ऐसा अच्छा टीचर बनूंगा। और सर आज मैं भी एक टीचर हूँ। तब उस सर ने कहा कि अच्छा बेटा वो तू था? अरे सर आपको नहीं पता कि बेटा
उस वक्त सिर्फ आप ही के आंखों पर पट्टी नहीं थी, वाओ, अमेजिंग। उस वक्त वो पट्टी मेरे आंखों पर भी थी, क्योंकि अगर मैंने देखा होता तो कहीं ना कहीं दिमाग में तेरा नाम छप जाता, चाहे मैं यही करता, पर मैं वो भी नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी बच्चा, उसकी कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हो। सर, दिस इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और सबसे पहले टीचर कौन है? मम्मी पापा। यानी घर में भी हमें एटमॉस्फेयर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का बढ़ाना पड़ेगा। करेंसी की बात सिर्फ पापा ना करे, गहने की बात सिर्फ मम्मी ना करे, कंपैरिजन की बात सास ना करे, यानी दादी ना करे, दादाजी भी कंपैरिजन की बात समाज में ना करे। यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हर दिन हर घर में होना चाहिए। उसके लिए अगेन वो गेम चेंजर, कुटुंब मेला करो, हर एक पॉजिटिव स्टोरी बोलो, उससे ऑटोमेटिकली वो वाइब्स और वो एजुकेशन होता चला जाएगा। तो आपने जो ट्रस्ट से शुरुआत की थी वो ट्रस्ट भी मेंटेन होगा और ऑटोमेटिकली जो फाउंडेशन है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि जीवन में किसी भी रिलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं से आपने एक इसमें जो कहा ना कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टाइम। यस। सो आज मैं भी अभी वो टाइम नहीं रहा, अभी वो टाइम उतना रहता भी नहीं है। मतलब जब हम छोटे थे तब सोसाइटी में नीचे क्रिकेट खेलना और सभी चीज़ें होती थी। बट एक चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की, मैंने, मेरी सोसाइटी के दोस्तों ने, कि हमने जब खेलना बंद किया ना तो उसके बाद आज सोसाइटी में छोटे बच्चे तो बहुत है पर नीचे कोई दिखता ही नहीं है। ट्रू। सो हम लोग कभी कभार मिल जाते हैं सोसाइटी में तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग द सेम थिंग कि यार हम लोग जब थे तब पूरी सोसाइटी के सभी लोग हमारी एज ग्रुप के आते थे खेलने के लिए, आज कोई दिख ही नहीं रहा है। सर उसमें भी वही प्रॉब्लम हुई ना। आपको सर याद आता है कि आपके मम्मी ने कभी नेबर के साथ आपको डांटने या मारने के लिए झगड़ा कर दिया हो? पर कंपैरेटिवली हमारे वक्त वो नहीं था। आज क्या हो रहा है, मम्मी उतनी पॉसेसिव हो रही है कि अगर कोई डांट दे तो भी झगड़ा करने चली जाती है। Absolutely. तो वो जो टीचर के लिए मैंने बताया कि हमारे टीचर को भी मम्मी पापा कह के जाते थे कि भाई डांटना, और अगर कोई ज्यादा लगे तो दो रख भी देना। वैसे ही नेबर्स को भी बताते थे। आज यानी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर, यानी पेरेंट्स को और सबको ये पॉजिटिव बातों से अपने आप को भरना होगा, संवारना होगा। वैल्यूज सिर्फ मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और ये आई लव यू मम्मी पापा प्रोग्राम में भी और रिश्तों की महक में भी बताता हूँ कि मुझे यूथ से ज़्यादा कंप्लेन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट और कंप्लेन पेरेंट्स से ज़्यादा करना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को और भी ब्रॉड बनाइए। ये जो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है सर, आज तो कई बार दादी भी डांट नहीं सकती अपने पोते को। मम्मी उतनी पॉसेसिव हो जाती है और फिर दादी के सामने बोल देती है तो दादी फिर बोलती है कि भाई छोड़, ये तेरा बेटा हो गया, अब ये मेरा नहीं रहा। ये आज से 20 साल पहले नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन, यही प्रयास कर रहा हूँ कि ये एजुकेशन, ये गैप, और सर होता है, वो मम्मी भी खराब नहीं है पर ये एजुकेशन या ऐसी बातें बार बार डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। ट्रू। यू नो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि बार बार जो पॉजिटिव चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, बोरिंग लगे तो भी बार बार देखो, उसे सुनो और एक्शन में लाने की कोशिश करो। एब्सोल्युटली। एंड जब हम ये बात कर रहे हैं तो आजकल एक दूसरा रीज़न जो हमने देखा, हम लोग कभी रात को वॉक करने जाते हैं, सो देन वी सॉ वन थिंग कि सारे बच्चे जो भी सोसाइटी में अभी रह रहे हैं वो सब रात को वापस घर पे आते हैं। सो देन धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स वो भी हमें आते हैं तो हमको देख के हाय भैया बोलते हैं, तो वी आस्क देम। सो दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज कि ये सुबह स्कूल जाने निकलता है, स्कूल से घर आता है दोपहर में, खाना खा के एक ट्यूशन में जाता है, दूसरे ट्यूशन में जाता है, तीसरे ट्यूशन में जाता है, देन घर आके शाम को फिर कोई क्लासेस में जाता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई ड्राइंग में जाता है, कोई चेस में जाता है, एक्सवाइजेड एक्टिविटीज़ में जाता है, एंड देन घर आके रात को खाना खा के सो जाता है। राइट। सो
बच्चे पेरेंट्स से भी ज्यादा बिजी हो चुके हैं। वेरी ट्रू। एंड मैंने एक और चीज क्या देखी कि कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो इतना कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बोथ द पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग। यस। तो सुबह घर से निकलने के टाइम और शाम को सोने से पहले डिनर पे, तब वो 2 घंटे ही होते हैं जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। राइट। वरना बीच में तो ओला उबर, मतलब मैं पेरेंट्स तब पेरेंट्स नहीं है, तब ओला उबर है वो एक्चुअली। तब वो पेरेंट्स ओला उबर का काम कर रहे हैं, स्कूल से उठा के यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ से उठा के यहाँ ड्रॉप किया। उसमें भी शिफ्ट लेते हैं कि एक वीक मैं करूंगा, एक वीक तू कर लेना। सर अगेन इसमें क्या हुआ कि बच्चे बिजी हो गए हैं या बच्चों को बिजी कर दिया गया है। ट्रू। हम लोग कितना अच्छे से खेलते थे, अभी जो देखो अभी कि उसमें भी क्या डिफरेंस आया कि हम खेलते थे, यानी उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़ती थी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आ गया। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, खेलने से और एक्सरसाइज होने से डोपामाइन रिलीज होता है। True. और डोपामाइन हमारी खुशी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज क्या हो गया, वीडियो गेम्स, मोबाइल, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं अगेन उसमें मैं यही व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर इम्पोज मत कीजिए, पर आप उन्हें एक प्रॉपर स्केड्यूल बना कर दीजिए। बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए अगेन आप मेंटोर के पास जाइए। मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो अभी क्षमा है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ये बुलिंग इंडस्ट्री क्यों हो रही है? क्योंकि हर किसी को अभी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। पहले वो सब कुछ घर में था। ट्रू। सर पहले क्यों जरूरत नहीं थी? वो सब कुछ घर में था। कहीं ना कहीं वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कम होता चला गया और हम मशीन के साथ मशीन बनते गए। आपने जैसे बताया कि दोनों वर्किंग है, क्यों हम उस वापिस कल्चर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं जो आज भी गांव में है कि मम्मी घर संभालती हो। घर से कुछ अगर ऐसा लग रहा हो कि आप सिटी में हो बड़े और आपको वर्किंग होना है, सर क्या आज वर्क फ्रॉम होम बहुत कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, पर मम्मी जितना वक्त बच्चे को देगी, इट मैटर्स अ लॉट। मैं और आप विजुअलाइज कीजिए, मम्मी ने जो वक्त दिया है, और आज कई बार मैं देखता हूँ कि बेबी सिटर में रख दिया या किसी डे केयर में रख दिया। सर माँ के जो वाइब्स होते हैं वो माँ के वाइब्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। यानी अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको घर से कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाहर जाइए। वरना आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, वो वाइब्स, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं डाइवोर्स के लिए, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, कहीं ना कहीं बच्चे और माँ के बीच के गैप के लिए, ये कल्चर से हम थोड़ा जरूरत नहीं थी और हटे, उसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि जो जॉब कर रहे हैं वो मम्मी केयर नहीं कर रही, नो, नॉट एट ऑल। अगर आप संभाल रहे हो और आप सब खुश हो, कंपैरेटिवली मैनेज कर रहे हो, दैट इज ओके। पर नहीं कर रहे हो तो मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। Absolutely. क्योंकि ये रास्ता जैसे आप अपनाओगे, आपको डेफिनेटली ये जो सब बातें हुई ना कि यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, अरे आप कहानी सुनाओ ना। मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ और मैं बच्चों यूथ से पूछता हूँ कि आप लास्ट में, चलो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लास्ट में अपनी मम्मी की गोदी में कब सोए? तो आप कितने दिन पहले या कितने साल हो गए? सर यही बात मैं सबको बताता हूँ कि क्या उसमें पैसे लगते हैं? क्या मम्मी मना कर रही है? पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, आप अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हो, पर इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि आज जब मैं इतने अच्छे शो में आया हूँ तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जाकर ऐसे ही मम्मी की गोदी में सो जाना। और उनके लिए जाते वक्त मूंगफली या जो भी उन्हें पसंद हो, आई डोंट नो, पर मैं ये चीजें करता था और आज सबसे करवाता हूँ। आप लेकर जाइएगा 10 रुपए की, आई एम नॉट टेलिंग कि ज्यादा, मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आप अगर उनको कोई डायमंड ज्वेलरी दोगे
पर उन्हें पसंद है वो मिठाई या ऐसी चीज लेकर गए एज अ सन और बिजी सन और नेम फेम वाले सन, वो आपको यानी हग करके उनकी आंखों में आंसू 100% आएंगे। तो मैं आज के यूथ को भी कहना चाहूंगा कि जो माँ ने पूरी रात रात भर ये काम किया है तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सर अगेन अनेकांतवाद, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, पर अगर ऐसे प्रयास अगर किए जाएं तो डेफिनेटली समाज में एक बहुत अच्छे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव और रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और फैक्टर भी आता है कि जब हम कहते हैं कि बच्चों अलग अलग एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, सो एक सवाल वहाँ पे ये आता है कि उसमें से कितनी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो वो उन्होंने बच्चों ने खुद की इच्छा से सिलेक्ट की है, राइट, और कितनी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स उनसे करवाते हैं, राइट। यानी यहाँ पे एक बैलेंस की बात आती है अगेन ऑफ पेरेंट्स के वांट्स। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपने भी ये देखा होगा अपने एक्सपीरियंस से कि पेरेंट्स को अपनी लाइफ में कुछ इच्छाएं थी, कुछ आशाएं थी कि मैं मेरी लाइफ में ये करूँगा। फादर की इच्छा हो सकती है कि मैं मेरी लाइफ में क्रिकेट अच्छे से खेलना चाहता था, बट मेरे टाइम पे कुछ XYZ फैक्टर की वजह से मैं नहीं खेल पाया, तो अब मैं मेरे बच्चे को क्रिकेट कोचिंग में रखूँगा। यस। अब वहाँ पे एक दो केसेस बनते हैं। अगर बच्चे को भी क्रिकेट पसंद है तो वो विन विन हो जाता है। यस। पर अगर एक केस ऐसा बनता है, और ज़्यादातर केसेस वैसे ही बनते हैं, कि वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट शायद नहीं लाई करता। यस। सो बच्चों की डिज़ायर्स, बच्चों की विशेस और पेरेंट्स की वांट्स, उन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एंड जहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट होता है, बच्चा वो करेगा। मतलब वो कहते हैं ना, आज अगर आप मुझे बोलेंगे कि ध्रुव भाई आपको 8 घंटे स्टेज पे रह के बोलना है, 8 घंटे के बाद भी मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, उतना फ्रेश होऊंगा। क्यों? क्योंकि 8 घंटे में वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, एनर्जी बढ़ रही है और डोपामाइन रिलीज हो रहा है। यस। अगर मैं यही 8 घंटा कुछ ऐसा काम करता ना जो मुझे पसंद नहीं है या जिसमें मेरा पैशन नहीं है, तो 8 घंटे के बाद मैं बेड ढूंढता कि यार घर जाके सो जा। एब्सोल्युटली। तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पे है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो शाम को भी आके घर आके फ्रेश होगा, खुश होगा। यस। पर अगर वो केस नहीं है ना, तो शाम को आके आपको एग्जॉशन दिखेगा। राइट। सो वो बैलेंस कैसे करना, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस करते करते कि पेरेंट्स की जो वांट है और बच्चों की जो डिज़ायर्स है, उसको बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं बच्चों की जो यूनिक एबिलिटी है वो भी ढूंढनी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि माई किड, माई चाइल्ड इज़ एक्सपर्ट इन दिस। यस। तो वो अगर आप पेरेंट्स अगर अर्ली एज पे ढूंढ पाते हैं, क्योंकि बच्चों की उस एज पे उतनी समझ नहीं होती, तो अगर पेरेंट्स पॉजिटिवली सोच के अगर वो ढूंढ पाते हैं तो वो बच्चे की करियर पाथ में बहुत हेल्प करता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सर अगेन ये मेंटोर वाली बात हो गई कि निश क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में तो अभी देखो आप AI, चैट GPT एंड एवरीथिंग कि पहले तो क्या था कि आप BCom करोगे, BSc करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर करोगे। और आपने जो बात बताई वो अगेन 3 इडियट्स जब आपने बोला तभी मुझे रिकॉल हुई कि वो क्यों इतनी सुपरहिट हुई, क्योंकि वो रिलेट करती है कि उसे फोटोग्राफर बनना था और आपने इंजीनियरिंग में डाल दिया। अगर आप इंजीनियरिंग को एंजॉय कर रहे हो, उसमें कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके इंस्टिंक्ट से कुछ अच्छा आ रहा है, देन डेफिनेटली योर करियर विल बी वेरी ब्राइट। पर अगर वो नहीं है आपका प्रेम, तो जो प्रेम है उसे आप करियर कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटोर के पास जाना होगा, करियर काउंसलर के पास जाना होगा। तो आज मैं ये क्लियर मानता हूँ कि आपको ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जरूर जाना चाहिए। और सर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। कई बार कई लोगों को क्या होता है कि ये सब बहुत कॉस्टली होता है, पर जो एक्सपेंस आपने फोकट के जो क्लासेस में डाल दिया, इट इज इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली। पर अभी भी फिर भी कई पेरेंट्स का एक होता है ना कि ये खर्च हो गया। चलो शुरू में तो खर्च हुआ ना, इन्वेस्टमेंट तो रिजल्ट दिखेगा तब ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे। चलो ठीक है, खर्च समझो, पर जो वहां पर हुआ उससे तो बहुत कम खर्चे में पहले से आप अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। और सर उसमें मैं बताता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में छोटी बात आपने इन्वेस्ट की और कंसिस्टेंट रहे आप,
तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्योंकि आज कोई भी ट्रेनर बोलो कंसिस्टेंसी की बात तो जरूर करेगा। कि जैसे मैं अगर रिलेशंस में बोलूं कि कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो, कुटुंब मेला कंसिस्टेंट करो, एक दूसरों को अप्रिशिएट कंसिस्टेंट करो, एक दूसरों को पॉजिटिव वर्ड्स कंसिस्टेंट बोलो, नेगेटिव वर्ड्स कंसिस्टेंट मत बोलो, तो ये बातें कंसिस्टेंट करो। सर 100 रुपीज मैं आपको देता हूँ 1% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 years के लिए। What will be the capital after 5 years? 100 rupees. Every day 1% compound interest. यानी आपको मुझे एवरी डे 1% कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। यानी आज 100 हुआ तो कल 101 रुपये हो जाएगा कैपिटल के ऊपर 1%, 102.01 हो जाएगा, 104.001 ऐसे होता जाएगा। तो 5 साल में अमाउंट अप्रोक्सीमेटली आप कितने विजुअलाइज करते हो? एवरी डे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 5 साल, इट विल गो इन लैक्स, राइट सर? वो मैथमेटिक्स के हिसाब से मोर देन 700 crores। इट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी मैं ये कंसिस्टेंसी वर्ड बहुत सुनने में आता है, तो क्या होता है जैसे हम प्रेयर भी करते हैं, चैंटिंग प्रेयर, यू नो, जैसे मैं जैन हूँ तो नवकार महामंत्र, जैसे अपने कई मंत्रास है जो हर कोई चैंटिंग करता है। तो उसकी पावर क्या होती है वो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ये है कि हर रोज वो कंपाउंडेड कैपिटल बनती जाती है, जिसे आप संस्कार बोलते हैं, जिसे आप डुप्लीकेशन बोलते हैं। और उस डुप्लीकेशन की ताकत ये है कि अगर सिर्फ 100 रुपये थे कैपिटल, चिंता मत करो, कंसिस्टेंट रहो और पॉजिटिव एक्शन लेते रहो, 5 साल के बाद 700 करोड़ से ऊपर की कैपिटल हो जाती है। सो ये मैंने निकाल के रखा है कि हर कोई फील्ड में मैंने हर किसी को सुना, यूट्यूबर को देखा, सुना, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखा, एक्टर को देखा या सेंट्स को देखा, तो सर दिस इज द पावर कंसिस्टेंसी कि वो हर रोज क्योंकि कंपाउंडेड होती जाती है और वो पावर इतनी बढ़ जाती है। तो 5 साल तो सुनो, 10 साल में 700 करोड़ की कैपिटल क्या होगी? सो दैट इज देयर कि आप कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से करते रहो, मेंटोर को साथ में रख के करते रहो। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ही मेंटोर हो, पर अगर गैप दिख रहा है तो ट्रेनर के पास और मेंटोर के पास जरूर जाओ, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड सर, जब हमारे रिलेशनशिप्स और इन्हीं सब चीज़ों की बात हो रही है, सो आपकी इतनी सारी ब्यूटीफुल रचनाएं हैं, उसमें से अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। डेफिनेटली माँ बाप के लिए बहुत सी रचनाएं ईश्वर की कृपा से हुई है, और रियलिस्टिक बेस पर कैसे जाना वही हुई है। तो उसमें मैं माँ के ऊपर पहले बताना चाहूँगा। माँ की गोद में जन्नत है ये कहती दुनिया सारी है, भोली सूरत वाली मेरी माँ बड़ी ही प्यारी है। रात भर तू जगी मेरी गंद को तूने साफ किया, गलती हो या गुनाह अम्मा हर बार तूने माफ़ किया। ममता प्रेम और माफ़ी की मूरत बड़ी ही न्यारी है, भोली सूरत वाली मेरी माँ बड़ी ही प्यारी है। वाह वाह, ब्यूटीफुल। यानी रियलिस्टिकली यही तो है ना। ट्रू। हाँ, गुजराती में एक मैं बोलूँगा क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरी जो मदर टंग है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसमें एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है, समय बधाना साचववानी रोजे रोज परीक्षा। माँ के लिए समय बधाना साचववानी रोजे रोज परीक्षा, विनय विवेक ने सदाचारनी आपी जने शिक्षा। ध्रुव सर, माँ कौन है? जिसे एवरीडे एग्जाम्स है। समझो हमारी एग्जाम्स कब होती थी? यूनिट टेस्ट हो, 3 months 6 months और एनुअल। माँ को हर रोज एग्जाम है, पापा के लिए इतने बजे टिफिन रेडी रखना है, बच्चों के लिए ये नाश्ता रेडी रखना है, दादा दादी के लिए ये संभाल के रखना है। यानी एवरीडे कितनी एग्जाम्स माँ के लिए होती है। तो क्या ऐसे मम्मी पापा को, उनके प्यार को आप भूलकर अपने करियर और करेंसी के पीछे ही भागोगे? इट इज़ नॉट वर्थ। मैं आपको एज ए ट्रेनर और कोच ये ऑप्शन दूंगा कि आप करियर करेंसी में बेस्ट बनो, पर इसको छोड़ कर नहीं।
नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली। तो ऐसे रास्ते मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, और कई लोग हैं जीवन में। मैंने कहीं सुना था कि बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन हैं, वो अपने मम्मी का कॉल चालू मीटिंग में भी उसे अवॉइड नहीं करते थे, मीटिंग को स्टॉप कर देते थे। कई बार हम क्या होते हैं कि जैसे पहले भी बोला ना मैंने, कि जब हम अधूरे होते हैं तो उस वक्त हमें ये लगता है कि नहीं, इस वक्त को तो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करना चाहिए। पर जैसे जैसे हम भरते जाते हैं खुद को नॉलेज से, ब्लेसिंग्स से, अच्छी हरकतों से, तब लगने लगता है कि भाई जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, दैट इज़ फाइन। सबको रिक्वेस्ट से बोलता हूँ कि 2 मिनट, मेरे भगवान का कॉल है। सो ये अगर सेंस स्केड्यूलिंग में, टाइम मैनेजमेंट में, आपके विजन बोर्ड में अगर आपने रख दिया है कि ध्रुव के मम्मी पापा भगवान और भगवती है, जो भी आपके मम्मी पापा का शुभ नाम है वो आपने लिख दिया है, तो वो हर रोज आपके दिमाग में आएगा। सोच लीजिए 5 साल बाद वो दिमाग में कितनी इम्पैक्ट देगा? एब्सोल्युटली 700 करोड़ की इम्पैक्ट देगा, क्योंकि आप हर रोज देखते जा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक अल्गोरिदम बनता जा रहा है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, एक बार आप रुकोगे, सोचोगे कि नहीं भाई ठीक है, पर ये भगवान है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसको सॉल्व आउट कैसे करना, वो मंत्री की तरह सोचकर मैं करूंगा। गेम चेंजर, गेम चेंजर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड एक बड़ी सुंदर लाइन आपकी है, सिर्फ एक ही लाइन है, अबाउट द लव ऑफ फादर। यस, वो अगर आप एक बार हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। यस, एक्चुअली मैं ये भी यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो वो पहली लाइन है वो कहीं मैंने पढ़ी है, पर उसके बाद की कविता वो मैंने लिखी है। जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमें कुछ ना कुछ आता रहता है। True. तो मैंने उसे भी पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट किया कि जो अच्छा लगता है, तो मैंने अपना ही एक ग्रुप बना दिया है, मैं उसे उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो वीडियो लाइब्रेरी में रहता भी है। और जब मुझे कोई ज़रूरत लगे कि मुझे कुछ अच्छा देखना है, तो उस ग्रुप को मैं देख लेता हूँ। ये जो बाप का प्यार होता है ना, वो हर प्यार का बाप होता है। सच में मैं दिल से कहूँगा व्यूअर से, ये लाइन किसी अननोन की है, मुझे वो भी नहीं पता कि ये किसी की नोन की है या नहीं है, पर जो है उनको मैं प्यार से वंदन करना चाहूँगा। पर ये लाइन सिर्फ आई थी, उसके बाद पूरी पोयम मैंने लिखी। पापा कौन है? परिवार के माली, परिवार की सुख शांति के लिए खाते सबकी गाली। क्योंकि बिजनेस में बोलो, समाज में बोलो, हमें कुछ करना है, बुआ, चाचा, मामा, मौसी, समाज में कोई बोले अरे नहीं नहीं ये करियर तो पसंद नहीं करते हमारे समाज में, तो पापा लड़ जाते हैं कि नहीं उसे वो पसंद है ना, मैं सपोर्ट करता हूँ, सबकी गाली सुनते हैं। ऐसे ही कई सिचुएशंस आती है लाइफ में। पापा कौन है? परिवार के माली, बच्चों की सुख शांति के लिए खाते सबकी गाली। अगर ऐसे देवता को दुख पहुंचाए तो सबसे बड़ा अपराध होता है। ये जो बाप का प्यार होता है वो हर प्यार का बाप होता है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साकेत सर। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ा आया सर आपके साथ इस पॉडकास्ट को शूट करके। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जानने मिली, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली होगी कि वो जिसे यूज़ करके डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करके उन रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सके, जो बहुत ही बड़े इम्पैक्ट्स उनकी लाइफ में क्रिएट करेंगे। सो जस्ट एज अ कंक्लूडिंग नोट, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहें। श्योर। एक्चुअली बस यही मैं सबको बताना चाहूँगा कि हर एक रिलेशनशिप्स, यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाए हैं, पर वो भी रिलेशन ऐसा है कि जिसमें आप एक अच्छे विज़न बोर्ड से कुछ अच्छा काम कर सकते हो, एक दूसरों के अप्रिशिएट करना रखो। जो मैंने बताया कि गेम चेंजर बनो। गेम चेंजर कैसे बनना? तो अगेन टाइम मैनेजमेंट, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, डुप्लीकेशन करो, यानी जो अच्छे वैल्यू बेस्ड लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हो, तो उनके जीवन को आप पढ़ो। ऐसे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ को आप देखो और पढ़ो,
और उसमें से एक एसेंस निकालते हुए नोट करो और हर रोज अपने आप को पूछो कि कल से मेरी आज की एडिशन कुछ बेहतर बनी कि नहीं बनी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कल से आज की एडिशन को कुछ बेहतर बनानी है और उसके लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लेते जाओ और पॉजिटिव एक्शन लेते जाओ। और याद रखो कि एक छोटी सी कैपिटल पर हर रोज अगर आप एक्शन लेते जाते हो तो 5 साल के बाद आपकी एडिशन 700 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू वाली 100% हो जाएगी। तो बस यही मेरा एक आप सभी से निवेदन है कि पहले तो प्यार बना के रखो, मंत्री जैसा बनने की कोशिश जरूर करो। हाँ, हर्डल्स आएंगे, ईगो बीच में आएगी, पर ईगो है ना वो नाखून की तरह है, उस नाखून को काट दो। पर रिलेशंस है वो उंगलियां हैं, अगर नाखून बढ़े तो उंगलियां नहीं काटते हैं, सिर्फ नाखून काटते हैं। तो बस यही एक निवेदन और रिक्वेस्ट है, प्यार बढ़ाते जाओ और तभी तो पैसा जो आएगा, फेम आएगा, उसे बांटने के लिए भी तो कोई होना चाहिए साथ में हंसते हुए कि यार दोस्त कमाल कर दिया तूने। अभी हम कहीं ना कहीं इतने अकेले होते जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, उसे कैसे कम करना। बहुत सारे मेंटोर है, गुरु है, उनका कंसर्न कीजिए, स्टे हैप्पी और आपके रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो, ऐसी ही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। So my dear friends, that was the amazing Mr. Saket Shah on the Dhruv Gurjar show. Thank you so much for watching this video. ये पॉडकास्ट आपको Spotify, Amazon Music, Google Podcasts ऐसे कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी सुनने को मिलेगा। सो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़े रहें। This is Dhruv Gurjar signing off. I'll catch you in the next episode.